नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड की। हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर देखो, पहले हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उनमें हमने डिस्कस किया कि सोलर सेल पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करके बनती है। फोटो डायोड हमने पढ़ा, एलईडी बल्ब्स हमने पढ़ा और हमने जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर डिस्कस किया एज एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन की वो है एज ए रेक्टिफायर। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो हम क्या कहते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, कोई ऐसा करंट या वोल्टेज जो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करे। ठीक है, उसको अगर आप एक कांस्टेंट रेगुलर सप्लाई में चेंज करना चाहते हो, मीन्स डायरेक्ट करंट, एक ऐसा करंट या वोल्टेज जिसकी वैल्यू हर वक्त सेम रहे। तो इस पर्पज़ के लिए जब भी आपको एसी को डीसी में चेंज करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो फुल वेव रेक्टिफायर में जस्ट सिमिलर ऑल द कॉन्सेप्ट आपके चलेंगे। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप एक प्राइमरी कॉइल लेते हो और एक सेकेंडरी कॉइल लोगे। प्राइमरी कॉइल को आपने एसी इनपुट से कनेक्ट किया, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट किस फॉर्मेट में रहेगा, एसी के फॉर्मेट में। ठीक है, अब इस सेकेंडरी कॉइल से आपने एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया और हम यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा रहे हैं जिसके अक्रॉस हम आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डीसी वोल्टेज लेंगे। ठीक है, देखो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी वर्किंग होगी कैसे। इनिशियली जब आपकी प्लस हाफ पॉजिटिव पल्स यहाँ पर आएगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पर जो आप इसको फर्स्ट हाफ दे रहे हो वो यहाँ सेकेंड हाफ में भी पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में रखेगा। और आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में एक बेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो वो आपको एक आउटपुट देगा। इस प्लस हाफ वेव के लिए आउटपुट आपको मिल गया प्लस हाफ वेव। ठीक है, सेकेंडली जब आपकी यहाँ से नेक्स्ट हाफ पल्स आएगी, दैट इज़ नेगेटिव हाफ, तब ये नेगेटिव हाफ यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। और इस नेगेटिव हाफ की वजह से पीएन जंक्शन डायोड जो है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। और रिवर्स बायस होने का मतलब वो ब्लॉक करेगा आपके एसी को। ठीक है, ब्लॉक करने का मतलब वो सेकंड हाफ पल्स के लिए, दिस इज़ द सेकंड हाफ पल्स, उसके लिए आपको ज़ीरो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका फिनोमिना चलता रहेगा। जब भी आपके पास प्लस हाफ पल्स आई, प्लस हाफ को उसने कंडक्ट करवा दिया, नेगेटिव हाफ आई तो उसने कोई कंडक्शन नहीं दिया। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पाता है। तो इसका डेरिवेशन हम कुछ इस तरह से लेंगे। मान लो कि आपने जो एसी इनपुट वोल्टेज दी है, क्योंकि वो साइनोसॉइडल नेचर की है, तो हमने कहा लेट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा, करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है आपकी V0 साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस इस सर्किट में आपके दो लगेंगे, एक लगेगा RF और एक लगेगा RL। RL तो वेल डिफाइंड है, लोड रेजिस्टेंस है, और RF जो है दैट इज़ डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। मीन्स जब ये पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा तो इसके अंदर भी इनहेरेंट कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने नाम दिया RF, और हमने कहा डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा करंट हमें मिला फॉर द टाइम पीरियड। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर 0 to T/2। ठीक है, और अगर हम बात करें T/2 टू T टाइम की, तो आपका जो करंट रहेगा या वोल्टेज रहेगी वो रहेगी 0, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलता, I विल बी 0। वोल्टेज तो आप दे ही रहे हो तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आपका फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कि आपको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब जो आपने आउटपुट ऑब्टेन किया उसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आई हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमने यहाँ टोटल टाइम T ले लिया। टोटल करंट आपका 0 से T/2 के लिए I0 साइन ओमेगा टी था फॉर dt टाइम पीरियड, और T/2 से T टाइम के लिए आपका वो था 0। ठीक है, तो आपकी ये वाली टर्म तो ऑलरेडी 0 बन गई, और इसको आपने सॉल्व किया तो देखो इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ ओमेगा टी जो है वो डिवीज़न में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओमेगा एंड दिस वन विल बी स्मॉल t,
और साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन हो गया कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, फॉर द लिमिट 0 to t/2। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जो आपने सोल्व किया तो ओमेगा को रखा 2π/t, ठीक है, टी से टी कैंसिल, और यहाँ पर cos ऑफ 2π, ओमेगा इज़ 2π/t, और इस टाइम पीरियड की जगह आपने रखा t/2, ठीक है। देन माइनस cos ऑफ 0, cos ऑफ t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है -1, तो एक्सप्रेशन सॉल्व किया आपको मिल गया I0/π इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.318, ठीक है। जिस तरह से आपने करंट का एवरेज निकाला वैसे ही वोल्टेज का एवरेज होगा V0/π, इसको लिख सकते हो 0.318 V0। अगर हमें निकालना है RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो RMS वैल्यू में क्या होगा, आपको देखो टॉपिक के नाम से पता लगा, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब सबसे पहले आपको मीन ऑफ स्क्वायर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मीन का मतलब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऑफ स्क्वायर्स मतलब हर एक करंट वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया, एंड देन उसका क्या करना है, रूट फाइंड आउट, तो इस पूरी के पूरे टर्म का हमने ले लिया रूट, ठीक है। निकलेगा आपका फॉर t/2 टाइम के लिए, क्योंकि आफ्टर t/2 टू t आपकी वैल्यू जो है वो 0 बनेगी। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, I0² कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिया, t एज इट इज़ रखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रख सकते हो, इंटू dt पावर हाफ। देन आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी I0/2, मीन्स दिस इज़ अ RMS वैल्यू ऑफ DC करंट, एंड सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज भी V0/2 बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको निकालना है पावर सप्लाइड टू रेक्टिफायर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो देखो पावर इज़ अ वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज को लिख सकते हो IR इंटू आई, तो I इंटू आई, I²I। तो हमने क्या किया, जो आपकी एवरेज पावर आई थी, सॉरी RMS पावर जो आई थी आपकी, क्योंकि आपको पावर निकालना है, तो जो RMS करंट आया था वो वैल्यू रखी इंटू रेजिस्टेंस। एवरेज आउटपुट पावर, एवरेज का मतलब क्या है, आपको DC पावर निकालनी है, तो यहाँ करंट DC की वैल्यू रखोगे, करंट DC आया था I0/π। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेक्टिफायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको कभी भी किसी भी चीज़ की निकालनी हो तो फॉर्मूला हमेशा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यहाँ पावर का आप आउटपुट अपॉन पावर का इनपुट रखोगे, तो पावर अभी अभी आपने पिछले दोनों टॉपिक में डिस्कस किया, पावर आउटपुट पावर इनपुट, और इसको सॉल्व करने से आपको मिला 40.6%, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो आपको 100% इनपुट देने से सिर्फ 40.6% का DC आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और रेस्ट जो है दैट एग्जिस्ट एज AC पावर इन द लोड, बाकी की जितना भी आप इनपुट दोगे वो सबका सब AC पावर की फॉर्म में लोड रेजिस्टेंस के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिपेल फैक्टर। तो देखो रिपेल फैक्टर में हमने क्या कहा, एज वी नो दैट ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। रिवर्स बाइसिंग का जब हमने ग्राफ डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि बिल्कुल थोड़ा सा करंट फ्लो होता है दैट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स एंड देन रैपिड चेंज आता है। इसका मतलब कि क्या हुआ, जब आपने ये कहा कि यहाँ से आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया, फॉरवर्ड बाइस में आपको पल्स मिल गई, रिवर्स बाइसिंग में बिल्कुल ज़ीरो ना मिलकर आपको थोड़ा बहुत इसका कंपोनेंट मिलता है करंट का, ठीक है। इसका मतलब ये प्योर DC फॉर्मेट में आपको आउटपुट नहीं मिल पाता, तो उसी को हमने कहा रिपेल फैक्टर। हमने कहा रिपेल फैक्टर ऑफ डायोड इज़ द मेजर ऑफ फ्लक्चुएटिंग फॉर्म ऑफ प्योर DC, मतलब आपका जो आउटपुट DC मिलना था उसके अंदर कितना कंपोनेंट है AC का, वो जब हम निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिपेल फैक्टर, ठीक है। इट इज़ द मेज़र ऑफ प्योरिटी ऑफ DC आउटपुट, मतलब ये अकॉर्डिंगली DC आउटपुट की प्योरिटी आपको बताएगा। तो रिपेल फैक्टर का फॉर्मूला है RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ वेव डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ DC ऑफ वेव। देखो एवरेज ऑफ DC जो आपको मिला और RMS ऑफ AC जो आपने अप्लाई किया था I'RMS, मिला था IDC, या V'RMS VDC। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, I'RMS का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा IDC स्क्वायर प्लस I'RMS का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये जो आपने इनपुट दिया था करंट इनपुट का RMS दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो उसने दिया आउटपुट DC करंट और एक उसने दिया आउटपुट AC फॉर्म में जो आपका आउटपुट मिला है। यहाँ पर भी ये आउटपुट के लिए है, आउटपुट ऑफ AC फ्लक्चुएटिंग AC, ठीक है, आउटपुट ऑफ फ्लक्चुएटिंग AC। तो अब इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके I'RMS यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर
IRMS की वैल्यू आपको पता है, IDC की वैल्यू आपको पता है, IDC की वैल्यू अगेन आपको पता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिपेल फैक्टर मिलेगा 1.21। मतलब जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ 1.21% की प्योरिटी का रिपेल फैक्टर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिपेल फैक्टर का मतलब कितनी इम्प्योरिटी है, 1.2% आपके इस आउटपुट में इम्प्योरिटी रहेगी।